कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। समर्पण ओल्ड एज होम में हमारे बीच में हैं श्री राम मिश्रा जी। टेलीकॉम के ऑफिसर थे, टेलीकॉम में रहे, बीएसएनएल में रहे, सेवानिवृत्त हैं, वर्तमान में यहाँ रह रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, पूरे परिसर में सबसे जवान आदमी लगते हैं। ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने 60 साल की उम्र पूरी कर ली है। और इसका कारण और इसका राज है उनका स्विमिंग, फिजिकल फिटनेस। और स्विमिंग के वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, रेगुलर स्विमिंग करते हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है। भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा ही मेंटेन, वेरी गुड हेल्थ। एंड वो एक ओल्ड एज होम में ऑड मैन आउट लगते हैं, क्योंकि वो लगते ही नहीं कि ओल्ड एज होम में रहने के लिए वो उनका एज इस लायक है। स्वागत है मिश्रा जी आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आप यूथफुल लुक दे रहे हैं यहाँ की, उसका थैंक यू। हमें अपनी जीवन यात्रा कहाँ से कैसे शुरू हुआ और क्या रहा और किन रास्तों से गुजरते हुए आप पहुंचे, इसके बारे में कुछ जीवन यात्रा बताएंगे? जी, एक्चुअली मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ। उसके बाद यहाँ आकर पढ़ाई की कानपुर में, कानपुर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। इसके बाद मैं लेक्चरर हुआ एक कॉलेज में। उसी दौरान हिंदी लिटरेचर से भी मैंने मास्टर डिग्री ली। बाद में फिर 8 साल करीब शैक्षणिक कार्य करने के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग से मेरा चयन हुआ जीसीएस ग्रुप बी एडमिनिस्ट्रेटिव में। तो टेलीकॉम में मेरी पोस्टिंग हुई। उस समय दोनों डिपार्टमेंट थे, पोस्टल और टेलीकॉम साथ में, लेकिन मैंने उस समय टेलीकॉम ऑप्ट किया। तो मेरी पोस्टिंग जो है पटना हुई पहले। तो पटना में मैं 3 साल रहा। इसके बाद फिर कानपुर आया। तो कानपुर में इस जो हमारी पोस्ट थी, एक्चुअली राजभाषा कैडर में हम आए। तो राजभाषा अधिकारी की जो पोस्ट थी उसके साथ साथ अतिरिक्त कार्य जैसे वेलफेयर, स्पोर्ट्स का, मैं पुराना आदमी था इसलिए डिपार्टमेंट ने वो दायित्व मुझको सौंपा और उसका मैंने निर्वहन किया जब तक मैं रिटायरमेंट तक। जहाँ भी रहा तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन्स और वेलफेयर में लोगों की हेल्प करता रहा। स्पोर्ट्स में आपने ये स्विमिंग खासतौर से इसी में जी हाँ, स्विमिंग ही मेरा मेन गेम रहा। बाकी खेलते तो और सारे गेम रहे, लेकिन रुचि हमारी जो है इसी में थी। और ये ओल्ड एज तक यूनिवर्सिटी खेला, स्टेट खेला, नेशनल खेला। बाद में अभी मास्टर नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। मेरा जो बैक स्ट्रोक मेरा मेन स्ट्रोक है और बैक में ही मुझे मेडल। आपने किस उसकी टूर्नामेंट की बात करी? ये नेशनल है, नेशनल, मास्टर नेशनल सीनियर सिटीजन्स के लिए, वेटरन्स का। हाँ, वेटरन्स का होता है। तो ये मास्टर नेशनल में। वाह, तो गोल्ड मेडल मिला आपको? हाँ, 2 गोल्ड मेडल मिले उसमें। एक रैली में था
और हमारा जो मेन स्ट्रोक जो बैक है उसमें था। बैक स्ट्रोक और रिले रेस रैले में। वाह, बहुत बढ़िया मुखिया जी। अच्छा, तो और परिवार शादी कब हुई? परिवार का ऐसा है मसला जी। मैंने एक्चुअली मैं बैचलर हूँ। ओके। मैंने शादी नहीं की और तब बहुत सारी समस्याओं से बचे हुए हैं। सभी परिवार की का जो इतिहास है वो आगे खत्म हो जाता है। नहीं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप यहाँ रह रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से आप बहुत कम उन बिरले लोगों में से होंगे जो सिंगल रहे और यहाँ हैं। नहीं, मैं मस्त रहता हूँ जी और सबको हंसाता रहता हूँ। नहीं, मैंने कहा बाय एंड लार्ज आप देखिए कि जिन लोगों के पास परिवार हैं उनको मेंटल इंजरी परिवार के बारे में बहुत ज्यादा। मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं समझता हूँ मैं इस दुनिया का सबसे सुखी प्राणी हूँ। इसका मतलब दुख का स्रोत पत्नी और बच्चे। देखिए, तो मोह है एक तरह का जी। तो मानस में एक जगह तुलसी बाबा ने लिखा है, मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते उपजय बहुविध सूला। तो सांसारिकता का जो मोह है यही सब कष्ट का कारण है, बाकी और कुछ नहीं। यदि आप मस्तिष्क से फ्री हो जाइए तो कहीं कुछ नहीं है। बंधनों से मुक्त हो जाइए, कहीं मुक्त है। आप बिल्कुल मुक्तावस्था में, जो साहित्य की मुक्तावस्था होती है रस की, बिल्कुल। अच्छा, बड़ी मुश्किल बात यह है कि आप और लोगों को ये संदेश भी नहीं दे सकते कि सुख रहने का ये रास्ता है, क्योंकि आप शादी करने से लोगों को मना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि वो कहेंगे कि ये हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है। जब तक पुत्र नहीं होता है और तब तक जो है आपका जो है मोक्ष नहीं होगा, पिंडदान नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैं हाथ जोड़ ये समर्पण, ये ओल्ड एज होम में आने की प्रेरणा कैसे आई, ये तो बताइए। ऐसा हुआ था कि 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस टाइम में मैं यही था, लखनऊ में मेरी पोस्टिंग थी। तो यहाँ से कुछ निमंत्रण गया था या फोन से बात हुई। तो हमारे जो तत्कालीन सीजीएम साहब थे उन्होंने हमको बुलाया, कहा कि विषय ऐसा है, वहाँ एक कार्यक्रम है किसी ओल्ड एज होम का उद्घाटन, तो आप चले जाइए, फंक्शन अटेंड कर लीजिए मेरी तरफ से, मेरे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है। तो उन्होंने कहा जी सर मैं जा रहा हूँ, चला जाता हूँ। गाड़ी दिया गया, देखा कहा बड़ा अच्छा लगा। उसमें राय साहब जिंदा थे, तो वो सब उन्हीं की उसमें जो है प्रेरणा से उस समय हुआ। और मित्तल साहब थे, आर के मित्तल साहब से, तो उस फंक्शन में आकर के अच्छा लगा, दिमाग में आया था ये उपयुक्त स्थल है बाद में रहने के लिए। तो ये इसके उद्घाटन समारोह में आपके भाग लेने की प्रेरणा थी कि वो स्थल ठीक है जी। इसके बाद उस समय रहते कहाँ थे आप? वहाँ घर में कोई लखनऊ में बनवाया? लखनऊ में बनवाया नहीं था, मैं कानपुर में पेरेंट्स का है। अच्छा। तो भाई साहब उसमें रहते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं उनका। भाई भतीजे रहते, वो सब आते रहते हैं। भतीजा हमारा इसमें स्टेट बैंक में है, डिप्टी जीएम, तो वो पटियाला में पोस्टेड है। तो वो आता रहता है अक्सर 2-3 महीने में। वो मेरे पीछे लगा कि अब तो कोविड खत्म हो गया, आ जाइए 15 दिन 20 दिन 1 महीने। तो मैंने बोल दिया कि अब कोविड खत्म हो गया, हम आएंगे। तो अब अगले महीने में देखते हैं। तो पूरी जिंदगी में आपने घर नहीं बनवाया? हमने घर नहीं बनाया, जो घर था वो बहुत था। और होम भतीजों को मैंने भाई कितने थे उस पेरेंटल होम में? क्लेम करने वाले कितने लोग थे? नहीं, उसमें तो 2 ही लोग थे, आप और भाई। हाँ, तो भतीजे इन सबको मैंने बेस्ट एजुकेशन दिया। अप टू इंटरमीडिएट मैंने कोई भी टीचर घर में नहीं रखा। इसके बाद अपना कोचिंग करके हायर एजुकेशन में डालिए। और इंटरमीडिएट की मतलब सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ये तो बताइए शादी क्यों नहीं की आपने? शादी का ऐसा संयोग रहा, खेल खिलाड़ी वाले आदमी खेलते रहे और एक टाइम ऐसा आया कि लोग कहते हैं हमने कहा इसकी जरूरत है। टल गया। फिर जो है हमारी बुआ जी थी, वो सब लोग परिवार वाले लगे रहते थे, हमने अवॉइड करते रहे। अच्छा, बुआ जी ने कहा ऐसा है
तुम खाना बनाना सीख लो। शादी का सब्स्टिट्यूट खाना बनाना। खाना बनाना, कहे जिससे तुम किसी के ऊपर निर्भर न कहो और न किसी दूसरे की रसोई को देखकर ललचाओ। दो चीजें बताई। तो फिर उन्होंने ऐसा वेल ट्रेंड किया है मुझको खाना बनाने में। मैं इवन कड़ी वड़ी ये सब चीजें जो मैं कुकिंग का मैं मास्टर हो गया, सब बनाता रहा, खाता रहा आराम से। तो नौकरी करते हुए कोई किराए के मकान में कैसे कहाँ रह रहे थे? नहीं किराए में, हमने हर समय कॉलोनी में रहे। अच्छा, आपकी टेलीकॉम कॉलोनी हमारे होती है? अपनी कॉलोनी है। तो हमारे यहाँ आवास की समस्या नहीं होती। आवास जाते ही आवास मिल जाता था पहले ही, मालूम है। तो मैं अपने डिपार्टमेंटल उसमें रहा। इसके बाद बीच में मैं कुछ समय के लिए कानपुर गया, लेकिन वहाँ मेरा कोई फील्ड सर्किल नहीं था। लखनऊ में ही रहा। तो मैंने सोच लिया कि अब यहाँ तो अच्छा लगता नहीं, निर्मल में पढ़ा रहता हूँ, इससे अच्छा। तो हमने भाई साहब को तो कहा अच्छा नहीं है यार तुम अकेले वहाँ। फिर बाद में कहा जैसा तुम्हारी इच्छा हो। तो ये बताइए, जो आज जो ओल्ड एज होम में लोग हैं, अक्सर बच्चे जो हैं उनकी जनरेशन के लोगों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए उनको वहाँ जाना पड़ता है। क्या आपको लगता है ये नई जनरेशन में क्या इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? पहले तो सब लोग घर में रहते ही थे, हमारे पिता, आपके पिता, सब लोग साथ में रहे। ये शिफ्ट क्या है, चेंज क्यों है ऐसा? तो वही ऐसा है ना, कुछ तो जनरेशन गैप है और कुछ अर्थ का भी इसमें रोल है। अर्थ का भी रोल है, ऐसा नहीं है। नहीं, आपके पिताजी आपके साथ रहे होंगे? बिल्कुल साथ है ना, अपने ओल्ड एज में। वो ये एक्चुअली जनरेशन का वेस्टर्न कल्चर का मैं समझता हूँ कुछ थोड़ा सा। वहाँ की जो एक सांस्कृतिक हवाएं जो आई है, क्या किया जाए, वो कल्चरल वेव जो है उसकी चपेट में है। आपको मालूम, जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में 8% करीब लोग हैं जो ओल्ड एज के हैं। ये संख्या बढ़ के 2040 तक 20% पहुंच जाएगी। बहुत ज्यादा। और 150, मतलब आप सोचिए कि स्थिति ये होगी एक समय पर कि 50-60 करोड़ लोग इंडिया में ओल्ड एज के लोग होंगे, ये मेजॉरिटी होंगे। तो ये बूढ़ा भारत होगा, तो ये इनका कुछ ना कुछ तो इनका जो है वो देखना पड़ेगा, उनको जो है जगह होगी, और बच्चे कम होंगे, बुजुर्ग ज्यादा होंगे। बड़ा एक अजीब सिचुएशन आने जा रही है। उसका लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ बढ़ गई ना जी, इस वजह से ओल्ड पर्सन्स की जो है पहले 59 एज थी, फिर 64 हुई, अब तो 70 लॉन्जेविटी बढ़ गई, लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ। यही और प्रॉब्लम भी आपको बताएं कि आप ये देखिए कि पहले क्या जब एज कम थी, 59, 60, 62 मैक्सिमम थी, तो रिटायरमेंट के बाद घर वाले उनको रामायण पकड़ लिया करते थे और जाकर के घूम फिर के आइए कहीं, अपना हिंदुस्तान में एक देशाटन कराइए, अपना मरने का इंतजार करिए, 4-6 महीने में निपट लीजिए। नहीं, अब तो लोगों में ये सोच बदल रही है जी। अब तो रिटायरमेंट के बाद जो सेकंड इनिंग जॉब की बात सोचते हैं, पूरी सेकंड इनिंग जॉब की बात सोचते हैं लोग। कहीं रिटायरमेंट के बाद जॉब मिल जाए तो हम एक्टिव रहेंगे। इसलिए 2-3 चीजें, अर्थ की समस्या नहीं आएगी, दूसरा हम फिजिकल फिटनेस रहेंगे, मेंटल फिटनेस रहेगी, दोनों चीजें रहेंगी। मेंटली जो लोग इम्पोर्टेंट काम करते रहते हैं उनको सोच के ये बात दुख होने लगता है कि वो बेकार हैं, किसी उपयोगिता नहीं उनकी रह गई। बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। वैसे यहाँ भी एक्चुअली जो है, जो लोग अपने को अच्छी तरह से व्यस्त रखे हुए हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं। मेरे पास टाइम ही नहीं है। सही बात है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ, मेरा फ्रेश हुआ, इसके बाद जो है मैंने योगा किया, हल्की फुल्की कसरत की, इसके बाद मैं अपनी चाय, यहाँ की चाय मैं पीता नहीं हूँ, मैं अपनी चाय दूध अपना मंगाता हूँ, एक पैकेट मंगा लेता हूँ और उसकी मैं चाय बनाता हूँ, प्रभु को पिलाई केटली छान के रख देता हूँ, कृपया पान करें। और केटली उठाई, अपना डाला, तो 1-1.5 कप पी लेता हूँ, फिर इसके बंद करके केटली रख दी, इसके बाद नहाया धोया, पूजा की। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, आपके जीवन का जो है पूरी यात्रा सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अब जाहिर है कि जो आपका मॉडल है उसको सब लोग फॉलो नहीं कर सकते ना हम लोगों को सलाह दे सकते हैं कि आप शादी मत करिए, तो ऐसे खुश रहने का ये साधन है। भाई साहब चार्ज लग जाएगा आपके। वही मैंने कहा, ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, अदरवाइज आल्सो वी कांट से दिस सोशली जी और पॉलिटिकली हर तरह से ठीक नहीं है। इसलिए
क्या है, कृपया हमारा माटा। लेकिन आपको इंडिविजुअली इस तरह के जीवन जीने के लिए बधाई। धन्यवाद। चर्चा होगी। हाँ, ग्रेट प्लेजर टू सी यू एट सच अ यंग लुक। थैंक यू। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।